तो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बताने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर 1 हिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निरंकुशवाद की परिभाषित कीजिए। निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर को देख लेते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित है और दमनकारी सरकारें होती हैं। तो ऐसे निरंकुशवाद का परिभाषा हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्पनादर्श सह क्या तात्पर्य है। तो उसका उत्तर को देख लेते हैं। इसका उत्तर, एक ऐसे शासन की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उनका साकार होना लगभग असंभव होता है। तो ये हो गया कल्पनादर्श यूटोपिया जो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1769 में फ्रांसीसी क्रांति, सॉरी दोस्तों 1769 नहीं है, 1790 है। 1790 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए दो बदलाव को वर्णन करें। तो चलिए उसके उत्तर को देख लेते हैं। उत्तर पहला दिया हुआ, प्रभु सत्ता राजतंत्र के निकालकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। दूसरा है लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन और वे ही इसकी नीति तय करेंगे। ये भी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। तो इसका आंसर, उत्तर को देख लेते हैं। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के उद्योगपति इत्यादि। तो चलिए ये ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया उदारवाद का अर्थ बताए। उदारवाद का अर्थ बताने वाला है। तो चलिए उसके उत्तर को देख लेते हैं। उदारवाद यानी लिबरेशन मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 19वीं सदी में उदारवादी की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। क्या मांग थी। तो चलिए उसके उत्तर को देख लेते हैं। उदारवादी बाजार की मुख्यता और चीजों तथा पूंजी के आगमन पर राज्यों द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। तो ठीक है, ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्वच्छ संघ का मुख्य कार्य लिखो। तो उसका उत्तर को देख लेते हैं। मुख्य संघ के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे इसका उत्तर एक दिया हुआ 1 नंबर, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। दूसरा, मुद्राओं की संख्या 30 से घटकर 2 कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादियों किन पारंपरिक संस्थाओं पर बनाए रखने के पक्ष में थे। तो किन संस्थाओं पर बनाए रखने पक्ष थे। इसके उत्तर को देख लेते हैं। उसका उत्तर है रूढ़िवादी राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने की पक्ष में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्या था। तो प्रभुत्वशाली वर्ग क्या था, इसको उत्तर को देख लेते हैं। कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था जिसके कारण निम्नलिखित है। चलिए पहले को देखते हैं। पहले नंबर में बोला गया, इस वर्ग में सदस्य साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्र विभाजनों पर व्याप्त थी। चलिए दूसरा नंबर को देख लेते हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा और शहरी हवेलियों में मालिक थे। चलिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसो मैथ्सनी ने किन 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। तो किसकी की थी। चलिए उत्तर को देख ले। उत्तर में बोला गया, उत्तर है जीसो मैथ्सनी ने निम्नलिखित 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। तो पहला है मर्सियाई यंग इटली और दूसरा है बर्न यंग यूरोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब और किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कब मान्यता मिली, तो उत्तर को देख लेते हैं। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता दी गई। 1832 को कुस्तुनतुनिया की संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमानीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो रूमानीवाद किस प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो उत्तर को देख लेते हैं। उत्तर में बोला गया, रूमानीवाद एक साझा सामूहिक विरासत ही अनुभूति और एक सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया गया था। तो ये इसका उत्तर हो गया दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केराल कुर्पिस्की का पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष में योगदान बताए। तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। केरोल कुर्पिस ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने आपेरा और संगीत के गुणगान किया और पेलेन्स और मजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्र का प्रतीक में बदल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख निर्जातीय समूह कौन थे? तो निर्जातीय समूह कौन से थे? तो चलिए देखते हैं उसके उत्तर का। उत्तर है, ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख निर्जातीय समूह अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के दो बिंदु लिखे थे। चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। इसका उत्तर, उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका निम्न है। तो चलिए अगले उत्तर को देखते हैं इसका। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों। तो इसका है, पहला, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किया। दूसरा, उन्होंने अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शन में शिरकत होगा दोस्तों, हाँ शिरकत की, शिकायत होना चाहिए, शिरकत की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस क्रांति के रूपक चिन्ह थे। तो फ्रांसिस क्रांति के रूपक चिन्ह क्या क्या था? तो चलिए देखते हैं। उत्तर है, फ्रांसिस क्रांति के रूपक चिन्ह थे मरियान, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनिया का अर्थ बताते हैं। जर्मनिया का अर्थ को बताते हैं। चलिए उत्तर को पढ़ते हैं। जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक था। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में बलूत वृक्ष के पत्ते का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। चलिए ये हो गया इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखे। तो बाल्कन क्षेत्र में आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम को बताना है। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। बाल्कन क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्य आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया और यूनान इत्यादि थे। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जनमत संग्रह का क्या तात्पर्य? जनमत संग्रह का क्या तात्पर्य? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है या कराया जाता है। यही हो गया जनमत संग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 अंक वाले प्रश्न है दोस्तों। चलिए देखते हैं। राष्ट्र राज्य की 3 विशेषता होते हैं। तो राष्ट्र राज्य की 3 विशेषता को बताने बोला गया है। तो चलिए इसको उत्तर को देखते हैं। उसका राष्ट्र राज्य की 3 विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, इसमें जनताओं को अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। सभी नागरिकों के समान कानून बनाए जाते हैं। तीसरा है, लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होता है और वही उनकी नीति तय करती है। तो ये हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी सेना का शुरुआत उत्साह शीघ्र ही लोगों के विरोध का कारण क्यों बन गया? चलिए इसका उत्तर को देख लेते हैं। इसका उत्तर है, फ्रांसीसी सेनाओं का शुरुआत उत्साह शीघ्र ही लोगों के विरोध का कारण बन गया, क्योंकि जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर सेरासप और बाकी यूरोप का जीतने के लिए फ्रेंच सेना
में जबरन भर्ती इत्यादि प्रमुख कारण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में उदारवादी विचारधाराओं के राजनीतिक उद्देश्य की समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर है 19वीं सदी में उदारवादी विचारधारा राजनीतिक रूप से एक ऐसा सरकार पर जोर देता था जो सामंत से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादी निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की संपत्ति संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधियों सरकार का पक्षधर था। 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर ही बल देते थे। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 1830 में फ्रांसिस विरोध के 3 परिणामों की व्याख्या करें। 3 परिणामों की व्याख्या करने को कहा गया है। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर है 1830 के फ्रांसिस विरोधी के 3 परिणाम निम्नलिखित है। तो चलिए इसका पहले को देखते हैं। 1830 में फ्रांसिस विरोध के परिणाम स्वरूप बोर्बो राजवंश जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवाद प्रतिक्रियाओं के सत्ता पर बहाल किया गया था, उन्हें अब क्रांतिकारी ने उखाड़ फेंका। 2 नंबर को देखते हैं। फ्रांस की सत्ता अब लुई फिलिप को सौंप दी गई। फ्रांस की सत्ता कब लुई फिलिप को सौंप दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जर्मन दार्शनिक योहान गटफ्रीड के विचार की 3 बिंदु में विवेचना कीजिए। तो 3 बिंदु को विवेचना करने को कहा गया। तो चलिए इसको उत्तर तो जर्मनी दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसने हम लोगों में निहित थी। दूसरा नंबर है राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। अगला 3 नंबर में बोला गया स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन भावना को वापिस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्र संदेश को ज़्यादा लोग तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों। तो हमारा पहले चैप्टर हिस्ट्री के पहले चैप्टर का 1 शॉट कंप्लीट हुआ। तो अब इससे लॉन्ग क्वेश्चन को बताने वाला अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोगों के दोस्तों के पास। और आने वाला है अगले वीडियो में पार्ट 2 में बताऊंगा आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन है 5 नंबर में आने वाले हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को बताने वाला हूँ।